हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हमने बात किया था वेरिएबल्स के बारे में। आई होप आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। उसके अंदर हमने सिंपलेस्ट वे में जाकर वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, मेमोरी क्या होती है, एक लोकेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से बात की थी। एक आउटपुट कैसे निकलता है किसी प्रोग्राम के अंदर, वो भी बात की थी। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और साथ ही साथ इनपुट इनपुट किसी भी चीज को हमें यूजर इनपुट करवाना क्या होता है या फिर हमें खुद से डिफाइन करना क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू इनपुट्स हम बात करेंगे पहले डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, देखो हमारे पास ना जावा के अंदर दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। यानी कि कोई भी डेटा अगर आपको स्टोर करनी है तो वो आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहले यूजुअली क्या करते हैं लोग ना कि पहले प्रिमिटिव वाले को बताते हैं, उसके बाद नॉन प्रिमिटिव वाले को बताते हैं। हम पहले नॉन प्रिमिटिव के पास जाएंगे, उसके बाद प्रिमिटिव। लेकिन उन सबसे भी जाने से पहले एक बात छोटी सी है, वो समझ लो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो भी डेटा टाइप्स होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं प्रोग्राम के अंदर। मतलब प्रोग्राम के अंदर ना हमें बनाना नहीं पड़ता, ये हमेशा से होते ही हैं। कैसे होते हैं, जैसे अब यहाँ पर आप अगर देखो, ध्यान दो थोड़ा सा, तो आपने कैर का नाम सुना है? कैर यानी कैरेक्टर, ये ऑलरेडी होता है। हम लोग जैसे जब भी जावा का कोड लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अगर ऐसे कैर लिखकर इक्वल्स टू में या फिर एक नाम देकर इक्वल्स टू में अगर हमने सिंगल कोट्स के अंदर किसी एक चीज को डाल दिया तो वो अंडरस्टूड होता है, इसे हमें बनाना नहीं पड़ता। लेकिन जो जो नॉन प्रिमिटिव वाले होते हैं, जैसे समझो ये क्लास, अब क्लास को ना हमेशा आपको बनाना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने जो बॉयलर प्लेट वाले जो कोड्स हैं वो नहीं लिखे, उसके बाद आपने डायरेक्ट कोडिंग शुरू कर दी। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, आपको पहले हमेशा एक क्लास तो बनानी ही पड़ेगी जिसका नाम आप कुछ भी दे दो, ठीक है। लेकिन आप जब तक ये क्लास नहीं बनाओगे तब तक आप कोड के अंदर अंदर घुस ही नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शन होता है। इसलिए जो नॉन प्रिमिटिव वाले होते हैं ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जो प्रिमिटिव वाले होते हैं वो हमेशा ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। बस यही दो चीजें हैं, वो थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास प्रिमिटिव के अंदर आता है वो क्या होता है, एक बाइट होता है। अब बाइट मतलब क्या, देखो सिंपल से एकदम कोड लेवल, एकदम बेसिक पे जाते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो कोई चिंता की बात नहीं है। बस इतना समझो कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो दो ही लैंग्वेजेस समझ सकता है, फिर चलो दो ही चीजों को समझ सकता है, एक तो जीरो और एक वन। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं बिट्स। ठीक है, जैसे अगर जिसने पिछली वाली वीडियो होगी उसके अंदर हमने नाम लिया होगा बिट मैनिपुलेशन के बारे में, तो यानी कि जीरो और वन के साथ खेलने को कहते हैं हम लोग बिट मैनिपुलेशन, है ना। तो इन जीरो और वन के समूह को क्या बोलेंगे, हम बिट्स बोलेंगे। यानी कि ये दोनों अगर मिल गए, अगर मैंने जीरो वन लिख दिया तो इसका मतलब हुआ ये एक बिट है। क्या है ये, एक बिट है। और इस बाइट का मतलब क्या होता है, एक बाइट के अंदर ऐसे 8 बिट्स होते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब कितना छोटी सी चीज है। 8 बिट्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे 01 01 01 01 करके 8 बार लिखेंगे तो मतलब हुआ कि एक बाइट लिख रहे हैं। तो ये बाइट होता है। एक चीज होती है शॉर्ट, शॉर्ट का भी यूज आता है नंबर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स जब भी आप अगर कैरेक्टर लिखोगे तो आपको हमेशा ना सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करना है, हमेशा सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करना है। एक चीज होती है बुलियन करके, बुलियन के अंदर ना हमेशा आप ऐसी वैल्यूज को ले सकते हो जो कि इधर वो ट्रू होंगी या फिर वो फॉल्स होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ ऐसी चीज ले रहे हो जो कि ना ही तो ट्रू है ना ही तो फॉल्स है। आप बुलियन का इस्तेमाल तभी करोगे जबकि आपको अगर किसी स्टेटमेंट को या फिर किसी कोड को ये प्रूफ करवाना हो कि अगर ये ट्रू है तो मैं बुलियन इस्तेमाल करने वाली हूँ, या फिर अगर ये फॉल्स है तो मैं बुलियन इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठीक है, फिर इंट, इंट से कौन फेमिलियर नहीं होगा, इंट माने इंटीजर होता है। इसके अंदर हम लोग कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, हालांकि वो जब तक वो डेसिमल ना हो, मतलब 10 से लेकर अनंत तक, ठीक है। और नेगेटिव में भी कहीं भी जा सकते हो, लेकिन वो बस क्या हो, डेसिमल पॉइंट्स ना हो। फिर एक होती है लॉन्ग वैल्यूज, लॉन्ग वैल्यूज के अंदर आप बहुत लंबी चौड़ी सी वैल्यूज रख सकते हो। जैसे अब इंट जो है उसके अंदर आप एक फाइनाइट डिजिट तक की ही वैल्यूज रख सकते हो, लेकिन लॉन्ग के अंदर आप लंबी चौड़ी सी वैल्यूज को भी डाल सकते हो। वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास फ्लोट आता है। फ्लोट क्या करता है कि आपको अगर 25 लिखना है प्लस 0.5 लिखना हो तो आप फ्लोट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अभी कोई एक बंदा बोलेगा कि अच्छा डबल भी तो फ्लोट, मतलब डबल भी तो डेसिमल पॉइंट लिखता है, फ्लोट भी डेसिमल पॉइंट लिखता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर यहाँ पर आता है कि जो डबल है ना वो 25.507894 एक्सेट्रा 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 तक जा सकता है, लेकिन वही बेचारा फ्लोट 1 से 2 डेसिमल वैल्यू तक ही जा सकता है। यही अंतर है। और यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक समझा देते हैं जिसे हम बोलते हैं
यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। यानी कि टाइप कन्वर्जन यानी क्या, ये तो बेसिकली ऐसा टॉपिक है ना जो कि सबको पढ़ना आवश्यक ही है। क्या टॉपिक है, देखो अगर किसी भी वैल्यू को अगर आपको फ्लोट में से डबल में करना हो, क्यों करना है भाई मुझे फ्लोट से डबल में, क्योंकि देखो फ्लोट ना, जैसे समझो कि आप एक बकेट है, ठीक है, और एक आपके पास मग है। मग का पानी अगर बकेट में डालोगे तो फिर क्या होगा, मग का पानी अगर बकेट में डालोगे तो इतना एरिया भरेगा, या फिर कह लो बहुत पतला से लेयर भरेगा, ठीक है। लेकिन इस बकेट का पानी मैंने मग के अंदर डाला तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, हो गया कि नहीं। यही जो बकेट है वो मेरा फ्लोट होता है, और ये जो सॉरी ये जो मग होता है ना, जगमग, ये मेरा फ्लोट होता है, और ये जो बकेट होता है वो डबल होता है। यानी कि फ्लोट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डबल। फ्लोट को हम लोग डबल में डाल सकते हैं, एक मग पानी को बकेट में नहीं डाल सकते, डाल सकते हो, लेकिन एक बकेट पानी को एक मग के अंदर फिट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ओवरफ्लो होगा ही होगा, है कि नहीं। तो बस यहीं पर अंतर आता है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन करते हैं, ताकि हमारे कुछ भी डेटा जो है ना लॉस ना हो जाए। वैसे ही अगर आपके पास इंटीजर की वैल्यू है, उसको अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर के अंदर नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते भैया, देखो मेरे पास मेरे मार्क्स आए 25.5 आउट ऑफ 26, ठीक है, लेकिन मेरे को इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो वो 25.5 के पास तो जाएगा ही नहीं, वो बस इतना ही रह जाएगा, यानी कि मेरे 0.5 मार्क्स खत्म हो गए, है कि नहीं। ये इतनी छोटी सी वैल्यू है, अभी तो कुछ मायने नहीं रख ली, लेकिन अगर जो साइंटिस्ट वगैरह हैं इतने बड़े बड़े डेटा एकदम स्टोर करके रखते हैं कि इतना एकदम 0.72 इतना जब जाते हैं, इतना प्रिसाइज वो चले जाते हैं, उस चक्कर में अगर किसी ने गलती से ये पॉइंट वाले डेसिमल को अगर मिस किया तो उनके ऊपर कितनी बड़ी आफत आ सकती है, पूरा रेशियो इधर उधर हो सकता है। इसलिए फ्लूइड का बहुत ज्यादा महत्व है, और फ्लूइड से भी ज्यादा अगर जाना हो बड़ी वैल्यूज के पास तो सेफ जो चीज होती है ना वो डबल होती है। डबल के अंदर जैसे वही बात है कि देखो एक बकेट है, उसके अंदर अगर आप चाहें तो 4 बाल्टी मतलब 4 जगह पानी डालो, बाकी का छोड़ दो, तो बेचारे बकेट बुरा नहीं मानता। लेकिन बकेट का पूरा बाल्टी का जो पानी है आप मग के अंदर समा नहीं पा रहे हो, लेकिन चाहते हो उसी में डालूंगा, तो फिर ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि आप बकेट के मतलब समझो कि डबल के अंदर छोटी वैल्यू स्टोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस डेटा लॉस ना होना चाहिए। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। अब टाइप कन्वर्जन तो समझ में आ गया, उसके साथ साथ एक और टॉपिक होता है कि टाइप कास्टिंग। माने माने कि जब आप अगर आपको नीट बोल रही हूँ, इंटीजर से अगर आपको फ्लोट के पास जाना हो, वैल्यूज को कन्वर्ट करना हो, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते, आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। यानी कि जो फ्लोट की वैल्यूज या फिर कह लो जो इंटीजर की वैल्यूज है, उसके मतलब जो फ्लोट की वैल्यूज होती है ना, उनके बाद हमें एफ लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 25, हाँ यही ठीक है, 2.5, उसके बाद एफ लगा लो। अगर वही सेम चीज आपको डबल के साथ करना हो तो आप डी लगा लो, ताकि समझ में आए कि यहाँ पे मैंने टाइप कन्वर्जन या सॉरी टाइप कास्टिंग करना चाह रहे हैं। समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर है। टाइप कन्वर्जन क्यों करते हैं, करने के लिए हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है, यानी कि फ्लोट के लिए एफ लगा लो, डेसिमल के लिए सॉरी डबल के लिए डी लगा लो, ठीक है। अब बोलो कि प्रिमिटिव से शुरू किया था, कहाँ पे लाकर अंत कर रहे हो, इसका बहुत ज्यादा यूज था। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं नॉन प्रिमिटिव वाले को भी। अब ये जो स्ट्रिंग होता है ना नॉन प्रिमिटिव के अंदर, एक बहुत ही ज्यादा ही विशेष स्पेशल केस होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है वो एक तो ऑलरेडी डिफाइंड भी होता है, क्योंकि आप स्ट्रिंग का नाम जो भी आप स्ट्रिंग लिखकर एक वेरिएबल का नेम लिखकर उसकी वैल्यूज असाइन कर देते हो, तो नहीं मैंने कर दिया, अब बोलो ये तो प्रिमिटिव है, क्योंकि इसकी वैल्यूज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, स्ट्रिंग तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये एक टाइप का स्पेशल केस होता है, इसीलिए इसे पहले डिस्कस कर लिया। फिर क्लास के बारे में बता दिया, जब तक आप क्लास बनाओगे नहीं मतलब अंदर घुस नहीं सकते। और वैसे ही एरर्स होते हैं, जब तक आपने एक एरे नहीं बनाया तब तक आप उसका कुछ इस्तेमाल नहीं सकते, और जब तक आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं किया तब तक आप उसे यूज नहीं कर सकते, या फिर उसे आप कॉल नहीं कर सकते। यानी कि वो चीजें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती पर इनका हमें यूज होता है, इसलिए हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता है, उनको जन्म देना पड़ता है। उन सारी चीजों को क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। और वो चीजें जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनको हम क्रिएट नहीं करना, हमें नहीं करना होता, वो क्या होती है, प्रिमिटिव होती है। क्या पॉइंट क्लियर है, सारे समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छा। बहुत अब बढ़ते हैं कमेंट्स के ऊपर। कमेंट्स क्या चीजें हैं, रुकिए। कमेंट्स कुछ ऐसी जीव जंतु हैं जिनका हमें, ऐसी चीजें जो कि हमें चाहिए नहीं, बस हमें समझ में आना चाहिए। मतलब वो चीजें जो कि कोड के अंदर यूजफुल नहीं होती, कोड के अंदर उनका यूज ही नहीं होता, लेकिन अगर हम लिख देंगे ना तो लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज इस वजह से की जाती है। सिंपली समझो कि अगर आप यूट्यूब के अंदर फिर कहीं भी जाकर कमेंट करते हो जिनका उससे मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है,
आप रिप्लाई दे रहे हो, क्वेश्चन पूछा था, टाइम स्टैम्प लगाकर ये बता दिया। लेकिन अगर आप ऐसे भी कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है। तो यानी कि हम उन चीज़ों को लिख देते हैं कोड के अंदर, लेकिन उनके अंदर कोड का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं कमेंट्स। अब कमेंट करते कैसे? तो कमेंट करने का तरीका है, पहला 2 टाइप का कमेंट होता है। पहला होता है सिंगल लाइन, ठीक है, सिंगल लाइन, और एक होता है मल्टीपल लाइन, ठीक है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि जब भी हम लोगों को एक ही लाइन का कमेंट देना होगा, 2 ही वर्ड का देना होगा, 4 ही वर्ड का देना होगा, जब तक लाइन कंप्लीट नहीं होती तितना ही वर्ड का देना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं? सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कोड लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर समझो, इसके अंदर समझाते हैं। ये मान लीजिए मैंने कोड लिख दिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने ना यहाँ पर ऐसे ऐसे करके सिंगल लाइन दे दिए, उसके बाद मैंने डॉट 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 कुछ भी बना दिया, कुछ भी मैंने कमेंट दे दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये क्या होगा ना कि जब भी मेरा जो प्रोग्रामर होगा या फिर मेरा जो टीचर होगा, वो अगर कोड को लेकर बैठेगा देखने के लिए कि अच्छा इसने किया क्या है, तो वो देखेगा अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो भी इस्तेमाल किया इसने, इसका अर्थ ये है, मतलब इस वजह से इसने इस्तेमाल किया है। कितना समझदार बच्चा है, बता भी दिया, मेरे को अपना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। तो जो टीचर होता है वो इंप्रेस हो जाता है। इसलिए कमेंट्स देना जरूरी है अगर आपको मार्क्स चाहिए तो, और समझ में भी आनी चाहिए। पता चला 100 साल बाद जाकर अपना नोट्स उठा रहे हो, बोलो कि ये क्यों किया है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए ना, कमेंट्स देना जरूरी होता है, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट समझ में आ गया, ऐसे डबल स्लैश दे दो, बैकवर्ड स्लैश, उसके अंदर फिर आप एक्स वाई जी कुछ भी लिखोगे वो आपको दिखने नहीं वाला। फिर दूसरा होता है मल्टीपल लाइन। मल्टीपल लाइन यानी आपको कुछ लंबा चौड़ा सा एकदम समझाना हो, मतलब आप ऐसे बच्चे हो ना कि जो सच में 100 साल बाद ही किताब उठाकर देखने वाला है, जिसको पक्का पता है कि मैं ये भी जो भी लिखने वाला हूँ मैं पक्का से पक्का बोलने वाला हूँ। तो आप पूरा अच्छे से, सो दिस इज द कोड व्हिच वाई वी ब्ला 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 शा शा, आपने पूरा लिख दिया। उसके लिए क्या करोगे, एक एक लाइन तो नहीं बनाते जाओगे, उसके लिए हमारा जो टेक्निक्स है, जिसे हमें जिसने भी दिया है, उसने हमारा काम आसान करने के लिए दिया है, उसने बनाया मल्टीपल लाइन कमेंट्स। वो क्या करते हैं ना कि ऐसे कुछ, एक ऐसे स्टार बना दो, फिर अंत में जाकर स्टार बना दो, यानी कि बैकवर्ड स्लैश स्टार स्लैश स्टार, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। फिर उसके अंदर आप राम जी की कहानी लिखो, सीता जी की कहानी लिखो, लव कुश के बारे में लिखो, कुछ भी लिखो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आप 1 साल बाद या फिर 100 साल बाद आकर किताब खोल कर देख रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा। बस ऐसे कमेंट्स देते हैं। पहला सिंगल लाइन, बैकवर्ड स्लैश, फिर ये स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ठीक है, और बीच में कितना भी लंबा दे दो, वो चलता जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा, मेरा एफर्ट्स बस वेस्ट ना हो रहा, इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं। पिछली बारी में हमने बात की थी इनपुट के बारे में, इसके अंदर हम बात कर लेंगे आउटपुट के बारे में। चीज वही है, कैसे देखते हैं। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो गया, ठीक। इनपुट कैसे लेते हैं, यानी कि जब भी जावा के अंदर हमें प्रोग्राम करना होता है ना, तो हम लोग इनपुट लेते हैं। यानी कि 2 टाइप के इनपुट्स होते हैं। पहले तो होते हैं यूजर डिफाइंड, और एक होता है नॉन यूजर डिफाइंड, ठीक है। देखो, अभी तक मैंने जो भी कोड किया, जैसे ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, जैसे अब इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दो। यहाँ पर मैंने क्या किया, इंट ए की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, है ना। इस वाले के अंदर मैंने क्या किया, इंट ए करके मैंने 10 डाल दिया। यानी कि अब प्रिंट होगा तो हमेशा ए की वैल्यू कांस्टेंट ही रहने वाली, वो हमेशा प्रिंट करवा, जब भी तुम प्रोग्राम के अंदर ए प्रिंट करवाने को बोलोगे तो वो आपको 10 ही देगा, वो आपको 20 नहीं देने वाला। इसे कहते हैं यूजर डिफाइंड, ठीक है। मतलब मैंने बता दिया कि ए की वैल्यू 10 ही रहेगी। जैसे इस वाले के अंदर मैंने स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल बनाकर मैंने रानी पद्मिनी को कॉल आउट करवाया, यानी कि प्रिंट करवाया है। तो जब भी मैं लिखूंगी कि भैया तुम प्रिंट करो नेम, वो आपको रानी पद्मिनी ही देने वाला है। इसको कहते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड कमेंट्स, सॉरी इनपुट्स। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए प्रोग्राम में रानी पद्मिनी आए, तुम्हारे लिए कुछ भी आ सकता है, ठीक है, राजशाही गायत्री जी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो ना, आप यूजर डिफाइंड की जगह नॉन यूजर डिफाइन कर दो, या फिर कह लो इनपुट्स दे दो जावा के अंदर। उसी को समझने के लिए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कैसे। जब भी आपको जावा के अंदर इनपुट लेना हो तो इस लाइन को याद रख लेना, ये इनपुट लेने का एक कोड है, फिर कह लो सिंटेक्स है, ठीक है। आपको ये याद, जब भी आप इनपुट लेना चाहते हो जावा के अंदर, या फिर जावा के अंदर इनपुट लिखवाना चाहते हो, तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, क्या, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। यहाँ पर एक बार फिर से लिख देते हैं, अगर किसी को ना दिख रहा हो तो, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, अंटिल नहीं है वो, यूटिल है, डॉट स्टार, उसके बाद ये टर्मिनेटर। इसका अर्थ क्या होता है, कोई समझ में आया, या फिर ऐसे सब बस
लिखते हैं तो लिख देते हैं। इसका मतलब होता है ना स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि ये बताता है किसी भी कोड के अंदर कि अब तुम आगे बढ़ो। यहाँ पर अगर मैंने लगा दिया स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि इसके बाद अब कुछ नहीं है, इसके बाद अगर मैंने डबल स्लैश दिया तो मतलब उसे इग्नोर करके भागो, वो बस कमेंट है, ठीक है, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, जावा को बोलेगा या फिर कंप्यूटर को बोलेगा। ये हर एक लाइन के बाद लगाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं जगहों पर। अब जैसे यहाँ पर नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं लगाते, उसके बारे में आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है क्या, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बस आपके दिमाग में रहना चाहिए। जो भी डाउट्स आए, जो भी क्वेश्चन है, उसका हल पहले से ही मौजूद रहेगा वीडियो के अंदर, इतना बस ध्यान रखो। तो हम पहले तो हमने इंपोर्ट करवा दिया, इंपोर्ट जावा डॉट यूडी डॉट स्टार से। उसके बाद फिर हम लोग क्लास बनाएंगे, उसके बाद फिर वही पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद ये रही बारी, यही दो चीजें हैं जिससे हम इनपुट ले सकते हैं। पहला तो आपको एक स्कैनर नाम की क्लास बनानी पड़ेगी। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अब कोई बोलेगा कि वहां पे लिखा ही है फिर भी मेहनत कर रहे हो, तो किसी कोई लोग ना फोन में देखते हैं तो चुटकू से दिख रहा होगा इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, वही समझ लो ये सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। उसके बाद फिर ये हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेट आ जाएगा। तो ये लिखना जरूरी है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है। उसके बाद ही आप कुछ भी इनपुट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी इनपुट लेने का तो तरीका है। क्या तरीका है, जैसे मैंने इसके अंदर क्या किया ना, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग का इनपुट लिया है। स्ट्रिंग इनपुट, इनपुट कैन बी एनीथिंग, इनपुट कुछ भी नाम लिख सकते हो। या जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप इनपुट लो या इनपुट ही नाम लो, और जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप SC नाम लो, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। उसके बाद फिर आप लिखना है SC डॉट नेक्स्ट, या फिर जो भी ये नाम लिखा है वो डॉट नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेसेस जरूरी है। उसके बाद बस सिंपली आप इसे सिस्टम डॉट प्रिंटलन, जो भी यहाँ पर नाम लिखा था, मैं जैसे यहाँ पर मैंने इनपुट लिखा है, उसे कॉल करवा दो। और प्रिंट में क्या होगा, आउटपुट दिखाओ, आउटपुट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ना, सपोज करो, मेरी बात का विश्वास मानकर मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास करो कि मैंने इस इनपुट के अंदर ना हेलो ही लिखा था, इसलिए मेरे पास ना आउटपुट में हेलो आया है। ये मैंने इनपुट डाला है। इधर क्या होगा, स्ट्रिंग से पूछने कि तुम इनपुट के अंदर क्या डालना चाहते हो, मैंने बोला हेलो, तो उसने बोला ठीक है हेलो। इतना समझ में आया। अब मैंने बोला था कि इस पे ध्यान दो, कि मैंने इस लाइन पे ना बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कैसे, यहाँ पर आओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो, जब मैंने नेक्स्ट लिखा तो इसका क्या मतलब हुआ, और जब मैंने नेक्स्ट लाइन लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो सिंपल सा मतलब है, जब मैंने ना SC डॉट नेक्स्ट लिख दिया, इसका मतलब हुआ ना कि जब भी मेरे पास जो आउटपुट आएगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक शब्द ही आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर ना, मैं बोल रही हूँ तो मान लेना है, मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर हेलो लिखा था, वो आपको दिख भी रहा होगा, और आउटपुट में हेलो आया। अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है तो हेलो आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिखकर अगर मैंने आउटपुट या फिर कह लो इनपुट के अंदर हेलो वर्ल्ड डाला होता, तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड नहीं आता। यहाँ पर स्पेस है, अगर मानो अज्यूम करो कि यहाँ पर स्पेस है, मान लो, ठीक है। अगर मैंने ये हेलो लिखकर प्रिंट करवाया होता, तो मेरे पास, मतलब हेलो वर्ल्ड लिखकर प्रिंट करवाया होता, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आता, सिर्फ और सिर्फ हेलो आता। क्यों, क्यों आता है हेलो, क्योंकि मैंने ना SC डॉट नेक्स्ट का इस्तेमाल किया है, मैंने नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों, जब नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे पास पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। अगर मैंने इस वाले जो पहले मैंने यहाँ पर करके दिखाया, इसके अंदर मैंने SC डॉट नेक्स्ट की जगह मैंने SC डॉट नेक्स्ट कैपिटल L वाला लाइन, ठीक है, ये लिखा होता, और मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा होता, तो मेरे पास आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बस SC डॉट नेक्स्ट लिखा, नेक्स्ट लिखने के बाद मेरे पास बस हेलो आया। क्या पॉइंट क्लियर है, क्या बातें क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक और बात गौर करो, मैंने क्या लिया ना, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है। स्ट्रिंग इनपुट, इनपुट कैन बी एनीथिंग, आप अपने मन से जो मन चाहे नाम दे सकते हैं। वैसे ही मैंने जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग है, तो मेरे को बस अब इस टाइम ना मेरे को इंट वाले तरीके से, मतलब मेरे को इंटीजर इनपुट करवाना है, तो मैंने इंटीजर के हिसाब से अपना माथा लगाकर नम लिख दिया, नम यानी नंबर। तो फिर मेरे पास जो इनपुट के लिए जो कोड लिखूंगी वो मेरे पास नेक्स्ट डॉट इंट, मतलब नेक्स्ट इंट रहना चाहिए। यानी कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग का आउटपुट करवाना हो तो हम लाइन लिखते हैं, अगर हमें कंप्लीट सेंटेंस चाहिए तो। स्ट्रिंग का आउटपुट में मुझे लाइन नहीं चाहिए, मुझे बस एक वर्ड चाहिए, तो मैं बस नेक्स्ट तक ही रहूंगी, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगी। लेकिन मुझे नेक्स्ट इंट चाहिए, यानी कि मुझे इंटीजर आउटपुट चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगी, इसके अंदर जो मेरे पास आउटपुट आएगा ना, वो जो भी मेरे डिजिट है, सपोज कीजिए 500 है, तो वो आ जाएगा। और मैंने फ्लोट का हिसाब से, अगर मेरे को फ्लोट इनपुट चाहिए और मैंने प्राइस नाम का एक वेरिएबल बनाया है, तो मेरे को नेक्स्ट फ्लोट लिखना पड़ेगा, तो फिर मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, ठीक है।
कुछ भी आ सकता है, मतलब फ्लोट की वैल्यू है। समझ में आया? वन वर्ड के लिए क्या करना है, सिर्फ नेक्स्ट लिखना है। लाइन के लिए क्या चाहिए, मतलब पूरे कंप्लीट सेंटेंस के लिए क्या चाहिए, हमें लाइन लिख देना है। और अगर हमें नंबर से इनपुट चाहिए तो हम क्या करवा सकते हैं, ऐसे डॉट नेक्स्ट करवा सकते हैं। फ्लोट से चाहिए तो ऐसे डॉट एससी नेक्स्ट डॉट एससी नेक्स्ट एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट करवा देंगे, ठीक है। और इन ब्रेसेस को कभी नहीं भूलना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब अगले वीडियो के अंदर ना हम कुछ प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कौन कौन से हैं, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। प्रोग्राम नंबर 1 कि हमें ए और बी का सम चाहिए, वो भी यूजर इनपुट। एक काम करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस ना आप एक बार खुद से ट्राई करो, ना हो कमेंट बॉक्स है वहां पर मतलब बेफिक्र होकर बस लिख दो कि ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 1 2 3 4 तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन फिर आप क्वेश्चन अगर लिख दोगे तो ठीक है, शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। और आप एक बार ट्राई करो, अगर आप इतने ज्यादा मेहनती होंगे तो आप उस कमेंट बॉक्स के अंदर ही सॉल्यूशंस दे दीजिएगा, वरना हम लोग अगले वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन से ही शुरुआत करने वाले हैं। आप कुछ एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, सम ऑफ ए एंड बी करना है, लेकिन यूजर इनपुट लेना है। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी करना है, वो भी यूजर इनपुट लेना है, ठीक है। और फिर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। अगर किसी को एरिया ऑफ सर्कल याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे तरीके से हमें बस आर को चाहिए, पाई तो पाई ही रहेगा। पाई आप एक ऐसे कर देना, ऐसे नहीं करते, आप ऐसे पाई लिख देना, उसकी वैल्यू पहले से असाइन कर देना, ठीक है। ये फ्लोट नहीं है, पहले बताओ तो पहले बताओ पाई क्या है, भला इंटीजर है कि फ्लोट है कि डबल है। आप जो भी कर सकते हो, आप इंटीजर मत लिखना, नहीं तो वो बस 3 तक ही लेगा, ठीक है। आप फ्लोट कर लो या फिर डबल कर लो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पाई ऐसे लिखना, इस तरीके वाला पाई मत लिखना, या फिर जो भी हमारे पास ऐसा होता है वो मत लिखना। उसके बाद इसकी वैल्यूज लिख देना, ठीक है, 3.14। उसके बाद एक और वेरिएबल ले लेना आर नाम से, उसे आप इंटीजर भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद फिर इसके अंदर क्या करना ना, एक वैल्यू असाइन कर दो। अगर यूजर इनपुट कैसे लेते हैं वो अगर नहीं समझ में आए तो वैल्यू असाइन कर दो, लेकिन अगर आप मास्टर हो चुके हो कि यूजर इनपुट हम किसी भी तरीके के दे दो हम बना लेंगे, तो आप इसके अंदर ना वैल्यू खुद से मत लेना, यूजर को मांगने देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 नंबर आएंगे, इनको इनपुट लेना है, उसके बाद इनका एवरेज निकाल देना। बहुत सिंपल सिंपल से प्रोग्राम, एकदम बेसिक वाले। एक बार मस्ट ट्राई है, करने के बाद ही नेक्स्ट क्लास अटेंड करना, वरना मत करना। फिर क्वेश्चन है कि इन अ प्रोग्राम इनपुट द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड फाइंड द एरिया। अब अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए ना, तो एक स्क्वायर के अंदर ना बस हमें एक ही साइड की जरूरत होती है, इसी को बस इनपुट ले लेना, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगा दो, इंटू ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज एंटर कॉस्ट ऑफ 3 आइटम्स, जो कि समोसा है, आइसक्रीम है और पेप्सी है, और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा दो। अगर वो सारे प्रोग्राम हो जाए, ये ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है, हारने वाली कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, वो हम अगले वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो के अंदर यही सारे जो भी प्रोग्राम है, इसे हम कोड करके भी और लिख के भी, पेन पेपर पे भी और साथ ही साथ कोड करके भी देखने वाले, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ ये चीजें हैं, इनके बारे में भी हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे, बहुत बेसिक चीज है, एक बार अभी देख लेते हैं। देखो, बाइट हमने पढ़ा है क्या होता है, ठीक है। कैर हमने पढ़ा है क्या होता है, शॉर्ट हमें पता है, इंट, फ्लोट और डबल, इन सब का इस्तेमाल, इनकी वैल्यूज दे रही है, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करके हमें इसका वैल्यू निकालना है। एक बार ट्राई करो, बस मल्टीप्लाई, परसेंटेज, यही सारी चीजें हैं। और परसेंटेज अगर किसी को ना समझ में आए तो इसका मतलब होता है मॉड्यूलो, ठीक है। यानी कि ये क्या देने वाले हमारे पास, रिमाइंडर देगा कि क्वेश्चन देगा, एक सवाल है। इसके बारे में चर्चा अगली क्लास में करेंगे, ज्यादा बेहतर, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। सो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।